ऐसा कई बार होता है कई स्पिनर के साथ कि जब ड्यू फैक्टर आ जाता है मैच में, तो काफ़ी बार हमने सुना है कि बॉल एकदम स्लिपरी हो जाती है। काफ़ी हम लोग सेफ्टी ले लेते हैं कि लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ और मिड विकेट पीछे रख करके हम लोग बॉल डालते हैं, लेकिन तब भी हम लोग नहीं उसमें कामयाब हो पाते हैं। उस इंटेंट से क्या, उस समय क्या इंटेंट होना चाहिए कि बॉल स्लिप हो रहा है, बॉल को पकड़ नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि स्पिनर्स को कोई फील नहीं करता है और जब ड्यू आती है तो हार्डली कोई स्पिनर बॉल टर्न कराता है या फिर देखता है, तो क्योंकि बॉल सीधा बैट पे आता है और इजी होता है मारना, शॉट खेलना। उस टाइम पे यही है कि आप प्रैक्टिस करो उसकी। हम लोग यही करते थे कि बॉल को थोड़ा भिगा करके बॉल करते थे ताकि ग्रिप कर सके मैच में अगर सिचुएशन ऐसी आती है, और टॉवल रखते थे और ड्राई करते थे, क्योंकि सीम गीला हो जाता है एक बार तो फिर मुश्किल होता है। बट इम्पॉर्टेंट है आपकी लेंथ, क्योंकि लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंफ्यूज करते हो आपको कहाँ, अगर एक जगह आप बॉल डालोगे तो इजी रहेगा बैट्समैन के लिए। फील्डिंग आपको थोड़ा सामने लेनी पड़ती है क्योंकि बॉल सीधा आता है तो सीधा इजी खेलना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। सर जैसे कि Kuldeep Yadav does it with a beauty. That's a superb delivery. This is an absolute jaffa. Welcome to the first episode of Celebrity Meet with UPDK. Here it's कार्तिक उपाध्याय। सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आपके सामने मिलाने लाए हैं इंडिया के एक स्टार प्लेयर, जिन्होंने अपनी चाइना मैन स्पिन बॉलिंग से पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में खास पहचान बनाई है। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में 2 बार हैट्रिक ले करके इंडिया का नाम रोशन किया है। अपने स्पिन बॉलिंग से कई बैट्समैन को अपने जाल में फंसा करके अपना कुल का दीपक जलाने वाले कानपुर की शान, इंडिया के युवा स्टार कुलदीप यादव। सर वेलकम टू द शो, और हमें अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, तो हम थोड़े क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हम आपके सामने पेश करेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा बताइएगा। सर, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्रिकेट की तरफ रुझान कब से स्टार्ट हुआ एज अ टीनेजर? आपका एक्चुअली जब बचपन में थे तो क्रिकेट खेलते थे। जब स्कूल डेज में था तो टेनिस बॉल से, प्लास्टिक बॉल से खेलते थे। फिर क्योंकि पापा को लगा कि शायद इतनी पढ़ाई है नहीं और शायद स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए कि फिटनेस मेंटेन रहे, दौड़ेगा भागेगा, थोड़ा अजाइल रहेगा, तो इसलिए एकेडमी डाला था। मुझे याद है कि मैं कपिल सर के पास 2004 में आया था, मुझे याद है जून में शायद आया था। तो वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई। मतलब पहले इनिशियली 3-4 महीने नॉर्मली ऐसे छोटा था तो ऐसे ही बच्चों के साथ खेलता था। बट जब सर ने देखा तो उनको लगा शायद कुछ बन सकता है या फिर कुछ स्किल उन्होंने देखी कि उनको लगा कि शायद फास्ट बॉलिंग, तब उस टाइम मैं फास्ट बॉलिंग करता था, तो उनको लगता था कि शायद फास्ट बॉलिंग में ये इतना अच्छा नहीं करेगा आगे जाके, तो उन्होंने स्पिन में स्विच करने के लिए बोला। वो मेरे लिए डिसीज़न मुश्किल था, बट अभी अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट सर। सर, और भी कुछ पूछना है। जैसे जब आपका डेब्यू हुआ था 25 मार्च 2017 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, धर्मशाला का मैदान था वो, तो सर क्या फीलिंग आई थी नेशनल एंथम गा करके जब आप डेब्यू में आपने कंट्री को सर्व करने उतरे थे, और डेब्यू मैच में आपको 4 विकेट भी मिले थे और वो मैच इंडिया 8 विकेट से जीता था, तो सर वो फीलिंग के बारे में, वो मोमेंट के बारे में प्लीज़ शेयर करिए। नहीं, बिल्कुल। जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो आपके छोटे छोटे गोल होते हैं, और हमेशा मेरे छोटे छोटे गोल थे। हमेशा मैंने कभी बड़ा नहीं सोचा कि मुझे इंडिया ही खेलना है। हमेशा छोटा सोचता था कि स्टेट के लिए खेलना है, फिर रणजी ट्रॉफी खेलनी है, अंडर-19 इंडिया खेलना है। उसके बाद जब डेब्यू किया उससे पहले मुझे फ़ील होने लगा कि शायद मैं अब रेडी हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और फीलिंग बहुत अच्छी थी। और मुझे याद है कि उस रात मैं जल्दी सो गया था और जल्दी फिर मेरी नींद भी खुल गई थी, क्योंकि इतना नर्वसनेस आप फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, एक्साइटमेंट होती है क्योंकि आपको इंडिया के लिए खेलने का मौका मिल रहा है और आप एक टेस्ट प्लेयर के नाम से जाने जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से टेस्ट मैच गया वाकई बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे याद है कि पहला दिन था, टॉस हार के हम फील्डिंग कर रहे थे, 150 for 1 था उनका, और उसके बाद वो जो विकेट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे मेरे लिए। और आपने पहला विकेट वार्नर का ही लिया था। बिल्कुल। तो साथ ही साथ वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे। शायद वो 4 विकेट हमें 70-80% जीत के लिए आगे कर दिया था।
सर जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, जब आप एकेडमी आए थे यहीं रोवर्स के ग्राउंड पे, सर तो आपका जब स्टार्टिंग एज था तो ऐसा नहीं होता एक परफॉर्मेंस होता है कि नहीं मेरा स्टार्टिंग का समय है, मैंने एक यंग एज में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, वो कोई परफॉर्मेंस आपको याद है जब शुरू में आपको 5 विकेट हॉल या कुछ ऐसा कुछ जो पहली मेमोरी थी कि यस मैं अब यहाँ पे आया हूँ, मैंने सक्सीड किया? नहीं, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब मुझे याद है जब मैं क्लब के लिए पहला मैच खेला था, सर पनम्पल स्कूल में खेला था हमने। वहाँ की टीम अच्छी टीम थी, तो उनके अगेंस्ट मेरा पहला मैच था, 4 विकेट लिए थे, तो वो भी बहुत अच्छी स्टार्ट थी। तब मैं बहुत छोटा था, 12 साल की एज में लड़का सीनियर के साथ खेले और ऐसा परफॉर्म करे, वो भी बहुत अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद हमने उस टाइम हमारे टाइम पे फर्स्ट फ्लाइट की टीम बहुत अच्छी होती थी, काफ़ी सीनियर प्लेयर खेलते थे और यहीं पे हमारा मैच था और उसमें भी मैंने 4-5 विकेट लेके 140 रन डिफेंड किए थे, तो वो भी बहुत यादगार रहे हैं हमेशा विकेट। और बहुत सारे ऐसी परफॉर्मेंस रही है जहाँ मैंने विकेट लिए। सर तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप इकलौते इंडियन हैं जिन्होंने ओडीआई में 2 बार हैट्रिक ली है। एज अ बॉलर मैं भी एक ऑफ ब्रेक बॉलर हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप हैट्रिक पे होते हैं, जब बॉलर हैट्रिक पे होता है तब काफ़ी टाइम वो बॉलर प्रेशर फील करता है, तो उसका माइंड सेटअप क्या होना चाहिए बॉल डालने का, किस तरीके से बॉल डालनी है, क्या है आपको तब? हैट्रिक बॉल पे? जी जी। हैट्रिक बॉल पे आप, जब मैं था तो मैं सोचता था कि हैट्रिक बॉल पे जब मैं था तो मैं सोचता था कि मैं किस तरह से मैं इसको आउट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको गुगली फेंक रहा हूँ, अगर विकेट के लाइन पे मैं गुगली फेंक रहा हूँ तो मेरे फील्डर होने चाहिए, स्लिप पे एक फील्डर होना चाहिए, लेग स्लिप गली पे एक फील्डर होना चाहिए, ताकि अगर वो बैट का एज ले तो स्लिप पे जाए, अगर बीट भी होता है तो बोल्ड होने का चांस है। तो आपका लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही लेंथ पे पिच करना बहुत ज़रूरी है और शायद दोनों हैट्रिक में बहुत अच्छी जगह बॉल पिच हुआ। सर 2012 जब आपका मुंबई इंडियंस में सिलेक्शन हो गया था और जब यहाँ बात ही उठी है मुंबई इंडियंस की, तो सबसे पहले गॉड की बात कर लेते हैं, द लेजेंड सचिन तेंदुलकर सर की। सर जब आप उनसे पहली बार मिले थे, जब आपने उनको बॉल डाली थी, तो वो फीलिंग थोड़ा शेयर करिए, वो मोमेंट थोड़ा शेयर करिए। नहीं, सबका ड्रीम होता है सचिन सर को बॉलिंग करना। और जब मैं टीम में गया था तो मुझे याद है कि जब मैं उस टाइम इंडिया अंडर 19 खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया से सीधा मैं मुंबई इंडियंस टीम में गया था और रात में मैं टीम के साथ ज्वाइन हुआ था। फिर अगले दिन टीम का नेट 4 बजे होता है, पर पाजी को बैटिंग करनी थी 12 बजे के आसपास। तो टीम के जो बॉलिंग कोच थे उन्होंने बोला कि बॉलर सब 12 बजे जाएंगे, पाजी को बैटिंग करनी है। उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं गया था, मैंने उनको बॉलिंग की, आधे 45 मिनट्स बॉलिंग की, उनको मैंने आउट भी किया था। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे आधे घंटे तक बात भी की, क्योंकि मैं उनसे बात किया, उनको बताया कि ऐसा रहा, अंडर 19 में मेरा इतना अच्छा सीज़न नहीं गया, परफॉर्मेंस नहीं रही। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छी बातें बोली कि हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, फेलियर तो आते जाते रहते हैं, पर आपका जो एफ़र्ट है वो कम नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने उस टाइम समझाया, कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है, कैसे अपने आप को एक जगह रखना है, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग बात करेंगे, बट अपना फोकस नहीं कभी हिलाना, क्योंकि जो आपका काम है वो करते रहना। तो बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे याद है जब मैंने डेब्यू में 4 विकेट लिए थे तो फर्स्ट डे उन्होंने कॉल किया था और उनसे बात की थी, तो वो भी बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि पाजी कॉल करके बात कर रहे हो, वो भी सबसे बड़ा मोमेंट था। सर अब थोड़ा आते हैं उस बात पे, जब आपके साथ एक फ्रेंड को एक नाम मिला, कुलचा। तो कुलचा अब हम सब जानते ही हैं, हम और यूजी सर के साथ की बॉन्डिंग, वो फ्रेंडशिप आप थोड़ा शेयर करिए, कैसे फॉर्म हुआ कुलचा? जब मैं 2012 में मुंबई इंडियंस में था, तब चहल भी मुंबई इंडियंस के साथ था, तो उस टाइम से हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं। तो जब बात होती रहती थी, हमेशा जब भी मिलते थे बात करते रहते थे। जब उसके बाद जब साथ खेलने का मौका मिला तो उसने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसने मुझे ट्रीट किया, वैसा ही वो जो उसका बिहेवियर था, हमेशा कभी कम्पीट नहीं किया करने की मुझे इससे अच्छा करना है, हमेशा वो बताता रहता था। और उसके साथ एंजॉय करता था मैं बॉलिंग करना, कभी कंपटीशन नहीं था कि विकेट लेना, बट एट द सेम टाइम जब हम साथ खेलते थे तो हमारा प्लान होता था कि हाँ मिडिल ओवर में विकेट निकालने हैं। अगर कभी वो विकेट लेता था तो मुझे था कि नहीं, मुझे अब एक और विकेट निकाल के देना है टीम के लिए। तो जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी और एक दूसरे को बहुत बैक करते थे, बुरे टाइम पे भी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। कभी किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, वो भी उस टाइम पे हमने एक दूसरे को बहुत बैक किया है। तो अच्छी पार्टनरशिप रही है हमारी उसके साथ,
तो होपफुली श्रीलंका टूर में साथ में खेलेंगे, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट सर। सर एक बात आई थी, एक डाटा आया था, स्टैट्स ऑफ कुलचा विद धोनी सर बिहाइंड द स्टम्प्स वाज फार बेटर देन स्टैट्स ऑफ कुलचा विदाउट धोनी सर। सर तो इस पे आप क्या व्यूज़ रखना चाहेंगे? आई मीन उसके बाद शायद माही भाई के साथ हमने कभी साथ खेला नहीं है, तो स्टैट्स होते हैं, क्योंकि जब हम साथ में खेलते थे तो स्टैट्स मेरा हमेशा कभी अच्छे गए हैं। और माही भाई एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत बड़ा फ़र्क डालता है टीम में। आई मीन और इतने सालों से उन्होंने क्रिकेट खेली है, कैप्टन रहे हैं। अगर आपका एक्स कैप्टन विकेट के पीछे है तो आपको बताता रहता है, बहुत इजी रहता है बॉलिंग करना एट द सेम टाइम। पर वो पार्टनरशिप जो हमारी चहल की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो अटैकिंग पार्टनरशिप थी जो हम मिडिल ओवर में क्रिएट करते थे, तो शायद उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। और जब माही भाई गए उसके बाद हम साथ खेले नहीं, तो होपफुली नेक्स्ट सीरीज़ में खेलने का मौका मिले। जब धोनी सर की बात उठी है तो थोड़ा सा उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करिए, कोई ऐसी स्टोरी जो हम लोग ने नहीं सुनी हो, क्योंकि एक एज एन आइकन काफ़ी लोग के वो फेवरेट हैं, मेरे भी हैं, तो थोड़ा सा आप थोड़ा शेयर करना चाहें धोनी सर के साथ थोड़ा। भाई बहुत फनी कैरेक्टर के थे, हमेशा टीज़ करते रहते थे जब भी हम साथ बैठते थे, और हमेशा हम लोग साथ रहते थे, मैं, माही भाई, शिकी पाजी, चहल, रोहित भाई, ये लोग सब। तो हमेशा बस में भी जब हम बैठते थे तो माही भाई हम लोग के साथ रहते थे, वो हमेशा वो मजाक उड़ाते रहते थे, बड़ा एंजॉय करते थे हम उनके साथ, क्योंकि कभी बुरा नहीं मानते थे कोई चीज़ का। ग्राउंड के बाहर कोई बात नहीं करते थे क्रिकेट की इतनी, क्योंकि वो जब भी ग्राउंड पे खेलते थे जो भी उनको डिस्कशन करना होता था ग्राउंड पे करते थे, बाहर कोई क्रिकेट की बात नहीं करते थे। बाहर काफ़ी एंजॉय करते थे, हम बहुत एंजॉय करते थे उनके साथ। और बहुत चिल्ड आउट पर्सन है, बहुत कूल है, बहुत नॉर्मल रहते हैं, और उनके साथ जितना भी टाइम है शायद वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है। सर एक बहुत ही फेवरेट मोमेंट मेरे लिए और काफ़ी लोगों के लिए जो आपने हम लोग को दिया था, थोड़ा मेमोरी को तरोताज़ा करते हैं। 16 जून 2019 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लीग मैच था, और वो इंडिया मैच जीता था। रोहित शर्मा सर ने इवन 40 रन बनाए थे। सर सेकंड विकेट की पार्टनरशिप हो गई थी फ़खर जमान और बाबर आजम के बीच में, और क्या प्री प्लानिंग चल रही थी, आपने एक मैजिकल डिलीवरी डाल के उनको जो बोल्ड किया था। हर स्पिनर की वो एक ड्रीम डिलीवरी होती है, तो उसकी प्री प्लानिंग, वो डिलीवरी डालने के बाद की खुशी सर थोड़ा शब्दों में बयां करिए। क्योंकि मुझे याद है कि उस मैच में दोनों अच्छा बैटिंग कर रहे थे। बाबर फिर चहल को अच्छी तरह से खेल रहा था, स्लॉक स्वीप भी मारा, छक्का मारा था उससे पहले। तो मेरा एक ही प्लान था कि उसको विकेट टू विकेट बॉल डालना, उसको रूम नहीं देना है, क्योंकि रूम जैसे ही मिलता है उसको वो अच्छा खेलता है। तो मेरा एक ही प्लान था उसको गुड लेंथ पे रख के रखना है, पकड़ के रखना है। और मैंने स्क्वायर लेग रखा था, माही भाई ने बोला कि स्लिप हटा के स्क्वायर लेग रखो ताकि वो सिंगल भी कट करेगा और विकेट टू विकेट बॉल डालेगा, एक बॉल घूमेगा तो शायद पैड पे या फिर चांस से आउट होने का। तो मेरा यही प्लान था, और वो बॉल बहुत ही अच्छा हाथ से छूटा, बॉल ड्रिफ्ट हुआ बाहर की तरफ, पड़ के अंदर आया। वो एक ड्रीम डिलीवरी था, कभी आप सोचते नहीं हो कि ऐसा बॉल डालोगे, वो बस हो जाता है। वो मोमेंट दिया आपने, थैंक यू उसके लिए। सर सुनने में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आईपीएल में 10 टीमें हो जाएंगी। अगर इन केस यूपी की कोई टीम बनती है तो उससे यूपी के प्लेयर्स का क्या फ़ायदा होगा, आप थोड़ा बयां कर सकते हैं? बिल्कुल, आई मीन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप 6-7 लड़के यूपी के खेलते हैं आईपीएल में, बट अगर यूपी की टीम बनेगी तो शायद और प्लेयर आएंगे। अच्छा 20 साल यूपी ने अच्छी परफॉर्मेंस की, फाइनल खेले ओडीआई में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर मिलेगा आईपीएल का, T20 फॉर्मेट का। सीनियर प्लेयर के साथ सीखेंगे, काफ़ी अच्छे कोच रहेंगे, जो उनका स्टैंडर्ड है उनको देखेंगे, तो शायद वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी क्रिकेट में। तो एक जो माहौल रहेगा उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद यूपी की टीम रहेगी तो काफ़ी प्लेयर टीम में होने चाहिए। होप सो आपकी बात ये सच हो जाए, और हम लोग को भी चाहिए यूपी टीम रहे, हम लोग सपोर्ट करें उसे। सर एक क्वेश्चन आता है, बहुत थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर क्रिकेटर के लिए। जैसे कि लाइफ में एक पीरियड आता है जिसको हम लोग कह देते हैं आउट ऑफ फॉर्म, जिसमें कई बैट्समैन के रन नहीं बनते हैं, बॉलर को विकेट से नहीं मिलते हैं, और उनकी इकनॉमी भी बढ़ती रहती है। तो उस पोजीशन में आके, उस पीरियड पे आके बॉलर या बैट्समैन या प्लेयर अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखे? आपका क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको समझाने के लिए बहुत से लोग आते हैं। आई मीन वो सब आपका अच्छा ही चाहते हैं, बट जितने लोग आपसे बात करते हैं आपके लिए ही वो डाउट क्रिएट करता है कि अब मैं इनकी सुनूं, इनकी नहीं सुनूं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपनी सुनो,
आप अपने कोच की सुनो, जो आपको हमेशा सपोर्ट किया है, जो जिनके आप हमेशा साथ रहें, वो क्या बोल रहे हैं। और ये चीज़ हमेशा होती रहती है क्रिकेट में, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, कोई बिज़नेस हो, उसमें भी लॉस होता है, फिर उसके बाद ओवरकम कैसे करना है। तो हर चीज़ में ये चीज़ लागू होती है, फेलियर आते रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप मेहनत करते हैं वो हमेशा आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा सा भी आप परफॉर्म करते हो तो आप सोचते हो कि अभी हो नहीं रहा है, तो जो हार्डवर्क होता है वो आप पीछे छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत करते रहें, आप जो चीज़ आप गलत करें उसको इम्प्रूव करते रहें, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करते रहें। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आप 10 लोगों की बात सुनेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और डाउट बहुत सारे क्रिएट होते हैं कि अभी मैं क्या करूं। तो मेरे एक ही सलाह है कि आप अपने कोच की सुने, जो आपको समझता हो, वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सर ऐसा कई बार होता है कई स्पिनर के साथ कि जब ड्यू फैक्टर आ जाता है मैच में, तो काफ़ी बार हमने सुना है कि बॉल एकदम स्लिपरी हो जाती है। काफ़ी हम लोग सेफ्टी ले लेते हैं कि लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ और मिड विकेट पीछे रख करके हम लोग बॉल डालते हैं, लेकिन तब भी हम लोग नहीं उसमें कामयाब हो पाते हैं। उस इंटेंट से क्या, उस समय क्या इंटेंट होना चाहिए कि बॉल स्लिप हो रहा है, बॉल को पकड़ नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि स्पिनर्स को कोई फील नहीं करता है और जब ड्यू आती है तो हार्डली कोई स्पिनर बॉल टर्न कराता है या फिर देखता है, तो क्योंकि बॉल सीधा बैट पे आता है और इजी होता है मारना, शॉट खेलना। उस टाइम पे यही है कि आप प्रैक्टिस करो उसकी। हम लोग यही करते थे कि बॉल को थोड़ा भिगा करके बॉल करते थे ताकि ग्रिप कर सके मैच में अगर सिचुएशन ऐसी आती है, और टॉवल रखते थे और ड्राई करते थे, क्योंकि सीम गीला हो जाता है एक बार तो फिर मुश्किल होता है। बट इम्पॉर्टेंट है आपकी लेंथ, क्योंकि लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंफ्यूज करते हो आपको कहाँ, अगर एक जगह आप बॉल डालोगे तो इजी रहेगा बैट्समैन के लिए। फील्डिंग आपको थोड़ा सामने लेनी पड़ती है, क्योंकि बॉल सीधा आता है तो सीधा ईजी खेलना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। सर जैसे कि आप भी कानपुर से हैं, मैं भी कानपुर से हूँ, तो कोई ऐसी जगह जो आपकी यादें ताज़ा हों कानपुर में, जहाँ आप घूमे बहुत हों, ऐसा कुछ कोई मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें, चाइल्डहुड का या स्कूल लाइफ का? मेरे लिए ग्राउंड ही सब कुछ रहा है, जो कि जब मैं अंडर 19 तक मैं इतना कानपुर एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे इतने कभी दोस्त नहीं बने, या फिर मेरा फोकस बहुत सही था, बस घर से ग्राउंड। हाँ, तो उसके बाद मैंने थोड़ा, क्योंकि जब आप एक बार खेल जाते हैं तो आप सोचते हैं कानपुर में है क्या। तो बहुत जब मैं छोटा था तो जब हम स्टेट खेल रहे थे तो ज्ञान वैष्णो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, ये गुमटी में है शायद। जी जी जी। तो वहाँ हम लोग जाते थे, क्योंकि खाना उनका बहुत अच्छा है, तो फैमिली जैसा फील आता था खाते टाइम। तो वो एक याददाश्त है। और इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद कभी गए हैं? उसके बाद कभी नहीं गया हम लोग, कभी नहीं मौका मिला। ओके। और बाबा बनारसी चाय अब शायद नहीं है वो, क्योंकि जब हमारे टाइम में वो बहुत अच्छी चाय होती थी। तो रणजी ट्रॉफी तक भी हम लोग गए हैं, मैं और रैना भाई लोग भी उस टाइम पे गए हैं। उसके बाद मौका नहीं मिला। और बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं, ठग्गू के लड्डू, बट उसमें उतना इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। ऑफ कोर्स सर। सर एक बहुत ही क्रूशियल सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ अब आपसे, जैसे कि हम लोग ने देखा 2020 में एक कोविड पैंडेमिक नाम की एक चीज़ आ गई थी और पूरा एकदम हिला के रख दिया था पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को, हर जगह काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, कई लेबर्स की जॉब चली गई, कई लोगों की जॉब गई। तो ऐसे में आपका क्या एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस इंटेंट से रहें, लेट डाउन ना हो? काफ़ी केसेस आए, मैंने देखा काफ़ी लोग कमज़ोर फील होने लगे, तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ही बस कहना है कि जो उस सिचुएशन में है वो शायद हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि शायद जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड है शायद उनको नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो उनके पास नहीं है। आपने लास्ट ईयर देखा कितने लेबर्स स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत से लोग मुंबई से यूपी आ रहे थे, चल के आ रहे थे। तो मेरा एक ही मैसेज है कि इसमें जितने भी कम्युनिटी हैं, जितने भी लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ की, कि ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस ना करनी पड़े। क्योंकि आम आदमी बहुत मेहनत करता है, और आम आदमी बहुत मेहनत करता है और वो चाहता है सपोर्ट करना, वो चाहता है मदद करना, और काफ़ी हद तक लोग करते भी मदद हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि जो कम्युनिटीज़ हैं ये अपना एक स्टेप आगे बढ़ाएं और इस चीज़ को दूर करें, क्योंकि वो चीज़ शायद हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आराम से घर पे बैठे
हमें इतना स्ट्रगल हमने जो करना था हमने किया, बट जो चीज़ें हम देख रहे थे टीवी पे या फिर वो बहुत दुखद थी, क्योंकि वो शायद हम फील नहीं कर सकते। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि आप ऐसा करो, आप स्ट्रांग रहो, बट वो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा था, उनको रोज़ी रोटी के लिए कुछ भी नहीं था, उनके पास शायद पैसे भी नहीं थे। तो उनका जो दुख था वो वाकई वो वही फील कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं कि आप मैसेज देके, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के पीछे हमें जो मेन इनके पीछे लोग जो मेन काम करते हैं इनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए और उनको कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, वो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाला। लेकिन अब थोड़ा एक छोटा सा एक क्विज टाइप क्या कह लें, रैपिड फायर राउंड, जिसके लिए आप तैयार हैं? क्विक क्वेश्चंस होंगे। ओके। तो प्लीज़ जल्दी उसका आंसर जल्दी जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपका फेवरेट ग्राउंड इंडिया में कौन सा है जहाँ आप खेलना? ईडन गार्डन्स। ओके, इसको मैं थोड़ा 2 भागों में डिवाइड करूँगा। आपका वर्ल्ड में फेवरेट ग्राउंड कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? सिडनी जहाँ आपने 6 विकेट्स लिए थे। सिडनी एक्चुअली स्पिन ट्रैक है और बड़ा भी है काफ़ी, और क्राउड भी अच्छा लगता है वहाँ पे, तो आई फील कि अच्छा लगता है उधर। और थोड़ा इसको चाइल्डहुड से भी रिलेट करूँगा इसी सवाल को। कानपुर में आपका फेवरेट ग्राउंड या यूपी में आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? कानपुर में मैं जहाँ क्रिकेट खेलता हूँ मैं, यही रोवर्स ग्राउंड ही मेरे लिए फेवरेट है। यही ग्राउंड है रोवर्स का, इनका फेवरेट कानपुर का। ओके, अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं। आपका फेवरेट बैट्समैन कौन सा है? सचिन सर। और फेवरेट बॉलर? शेन वॉर्न। ओके, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसने आपको परेशान किया है, मतलब जिसके खिलाफ आपको दिक्कत आई हो? इंटरनेशनल में शेहोप। ओके, शेहोप ऐसा प्लेयर है जो अच्छा खेलता है स्पिन। एक क्वेश्चन और है सर, 1 लेजेंड बैट्समैन जिनको आप एडमायर करते हैं कि यार ये रिटायर क्यों हुए, इनको मैं बॉल डालना चाहता था और अभी तक सोचते हैं कि नहीं मैं अभी एक बार बॉल डालना चाहता था, नहीं और लेकिन रिटायर हो चुके हैं, लेजेंड बैट्समैन कोई? ब्रायन लारा। ओके, मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर क्रिकेट लाइफ अभी तक का? टेस्ट डेब्यू। या सर, जैसे कि आप कानपुर में हैं, तो कानपुर में कौन सी जगह आपको पसंद है जहाँ आप बहुत बार गए हो? अभी तो नहीं जाता मैं, बट ऐसा कोई जगह नहीं है शायद जहाँ मुझे जाना पसंद हो। घर के अलावा मुझे पसंद नहीं कहीं जाना। तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, धुआं है, और भी कैफ़े मोका रिसेंटली खुला था, वहाँ भी हम लोग गए थे। तो बस ऐसी पर्सनल कोई जगह नहीं, पर्सनली जहाँ पे हम जाना, स्पेसिफिक कोई जगह नहीं कि जहाँ पे हम लोग रेगुलर जाते हैं। सर, एक और पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा आ रहा है। फेवरेट फ्रेंचाइज टीम इन आईपीएल जिससे आप एडमायर करें कि अगर फ्यूचर में आपको मौका मिले खेलने का तो आप खेल पाएँ, मतलब कोई भी टीम जो आपको पसंद हो फ्यूचर में खेलने का? CSK। सेम पिच सर, ये सवाल मैं सोच के आया था, मैंने बोल के रखा था कि आप यही जवाब दोगे। क्योंकि जब मैं नहीं खेल रहा था IPL तो मुझे CSK बहुत पसंद थी। मैं चाहता था कि वो हमेशा वहीं से खेलूं। अब सर एक छोटा सा फन टाइप है, मैं कुछ शब्द लूँगा, और आपको क्रिकेटर का नाम लेना है, बस उस शब्द से मैच कर रहे हो, ठीक है? तो पहला शब्द आ रहा है हमारे पास, डिसिप्लिन। मोस्ट डिसिप्लिन क्रिकेटर कौन है? आप इंडियन टीम से भी बता सकते हैं और जहाँ से भी, KKR से भी बता सकते हैं, कोई अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। ओके, मोस्ट रिजर्व मतलब अपने काम से काम रखने वाले? जसप्रीत बुमराह। एग्रेसिव? कोहली। काम एंड कंपोज्ड, एकदम शांत स्वभाव के? अजिंक्य रहाणे। एक बहुत ही गुड डांसर, बहुत अच्छा डांस करते हो? शिखर धवन। गुड सिंगर, जो अच्छा गाते हो? कुलदीप यादव। सिंगिंग मेरी अच्छी है। तो ये अंत में फिर 2 लाइन थोड़ा सुनना चाहेंगे हम लोग। तो जॉवियल मतलब थोड़ा फनी बोल्स? हार्दिक। ऋषभ, हार्दिक, काफ़ी चहल। 3 ऑप्शन है आपके पास, चूज कर लो। और फिर आता है वर्सेटाइल, मल्टी टैलेंटेड, मतलब काफ़ी कुछ करते हैं।
अश्विन, अश्विन। मोस्ट स्टाइलिश? मनीष पांडे, द वन हु प्रेजेस हिमसेल्फ सो मच? हार्दिक, हार्दिक। और फूड लवर? मोहम्मद शामी। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे सर को कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोग को दिया। और सर आप लास्ट में थोड़ा यंगस्टर्स के लिए थोड़ा छोटा सा मैसेज कुछ देना चाहते हैं कि जो अभी तक थोड़ा कर रहे हैं, क्रिकेट में आना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा एक ही मैसेज है कि आप मेहनत करते रहो और जो आपके गोल आप सेट करते हो उसको अचीव करने के लिए आप उस पर ध्यान दो कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी एज में हम मेहनत नहीं करते हैं, रिज़ल्ट का ज़्यादा सोचते हैं, और जो प्रोसेस लंबा होता है वो उसको हम छोटा करने के लिए कहीं ना कहीं हम ब्रेक ले लेते हैं। तो वो बेटर है कि आप उस पर काम करते रहो, और टाइम धीरे धीरे टाइम आता है और हर चीज़ का टाइम होता है आने का। और कभी हार नहीं माननी है, मैंने ये कोच से अपनी सीखी है। कोई भी चीज़ हो कभी उस पर हार नहीं मानेगी। कभी ख़राब परिस्थितियाँ भी आती हैं तो वहाँ पे आप खड़े रहो, लड़के रहो, क्योंकि अगर आप पीछे हटोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वहाँ पे आप थोड़ी देर स्टे करोगे, शायद वो परिस्थितियाँ निकलने के बाद आप अचीव कर सकते हो। तो आप मेहनत करते रहो, जिसकी आप सुनते हो आप उनकी बात सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ऐसा पर्सन जो होता है जो आपको एडवाइस करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा एक यही मैसेज है। काफ़ी यंगस्टर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और होपफुली मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कानपुर से क्रिकेटर निकलेंगे आगे के लिए। सर तो अंत में मैं यही कहूँगा, लेकिन ये चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं थी, आप ही ने बताई है कि आपको सिंगिंग पसंद है। सर बस 2 लाइन आप कुछ गाना चाहें, जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, कुछ भी हम लोग सुनना चाहते हैं। गाना कौन सा गाऊँ मैं? कोई भी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए। थैंक यू। चलिए इसी बात पे हम लोग यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे आपको भी। और सर हमारी यही विश है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करें और श्रीलंका टूर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू आपका समय देने के लिए। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे हाथ होता है एक टीचर का। तो स्टूडेंट से तो हम लोग मिल ही लिए, तो स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे का राज तो इधर है। आइए टीचर से भी मिलते हैं। कपिल सर, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ टाइम निकाला और हमें मुलाकात कराई। सर कुछ स्टोरीज़ जो आप कुलदीप सर की शेयर करना चाहें कि जब वो शुरू में आते थे और क्या थे? मैंने ये भी सुना है कि पहले वो फास्ट बॉलिंग करना चाहते थे, फिर बाद में आपने स्पिन का कब पहचाना सर? कुलदीप यादव 2004-05 में मेरे पास आया, उनके फादर लेके आए थे और बहुत ही सिंपल ही बच्चा था, एकदम जैसे सभी बच्चे आते हैं। लेकिन जब 2-3-4 महीने मैंने देखा, फिर इससे पूछा कि तुम बनना क्या चाहते हो? तो बोला मैं सर लेफ्ट आर्म मीडियम पेस फेंकता ही हूँ, मेरी बहुत स्विंग होती है और मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूँ। तो फिर जब मैंने सोचा कि बच्चा वसीम अकरम बनना चाहता, मैंने कहा वो तो तुम बन नहीं सकते जी, क्योंकि तुम्हारी इतनी बिल्ड नहीं है, अच्छी है कि तुम वसीम अकरम बहुत लंबे हैं, तगड़े हैं और आप दुबले पतले हो, तो आपको एक ही ऑप्शन है कि आप स्पिन फेंकें। अगर आप स्पिन फेंकना चाहो तो आप फेंको। ये मैंने बात 3-4 महीने ले के बोली कि अगर आप स्पिन फेंकना चाहो फेंको, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, किसी और भी एकेडमी को जा सकते हो। कुलदीप यादव के बारे में यही बोलना चाहता हूँ। फिर कुलदीप यादव ने जो बॉल डाली, 3 बॉलें मैंने बोला कि आप डालो, पहली बॉल चैनमैन फेंकी, दूसरी बॉल भी चैनमैन और ये तीसरी बॉल भी चैनमैन। उसने सोचा था कि सर छोड़ देंगे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने देखा कि उस टाइम में मैं बॉम्बे में था और दिल्ली में था, और दोनों जगह पे कहीं पे मैंने चैनमैन नहीं देखे थे जी। और मैं भी कोचिंग के उस स्टार्टिंग दौर में था, मेरे अभी 4 साल हुए थे कोचिंग के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी चैनमैन पे मेहनत करूं और इसको आगे बढ़ाऊं। तो कुलदीप यादव के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब मैंने इसको सिखाना स्टार्ट किया तो बहुत तेज़ी से उसने सीखना स्टार्ट किया। वो बहुत फास्ट लर्नर है और बहुत ही डेडिकेटेड है। वो हमेशा लग के रहता था और सीखने के लिए जब भी मैं उसको बोलता था कि मैं तुम्हें रास्ते में लोग जा रहे हैं, साथ बात करते हो, और रास्ते में बोला कि मैं कल तुम्हें गूगली सिखाऊंगा, तो बोलता सर आज सिखा के चलिए। तो ये क्यूरियोसिटी जो एक खिलाड़ी के अंदर होती है वही उसको आगे बढ़ाती है। सर कितने पंचुअल थे यंग एज में कुलदीप सर? आते थे बीच में, मैंने ये भी सुना है कि कई बार तो वो ग्राउंड नहीं आए जब उन्होंने पता चला कि स्पिन शुरू करनी है, तो थोड़ा उनको टाइम लगा था उस दिशा में आने के लिए। नहीं, स्टार्टिंग में ऐसी कोई बात नहीं थी। जब वो स्पिन उन्होंने किया स्टार्ट किया तो उसमें उसको चोट लग गई थी।
चोट की वजह से वो ग्राउंड नहीं आ पा रहा था। और जब उसको चाइनामैन वो सिखा लिया, जब अंडर 14 का ट्रायल था तो उसने अंडर 14 के ट्रायल में किसी ने उसको बोला कि आप लेफ्ट आर्म डालो, चाइनामैन क्यों डाल रहा, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस पीरियड में जब अंडर 14 में जब सिलेक्शन है तो वो थोड़ा सा हतोत्साहित हुआ था, लेकिन मैंने उसको मोटिवेट किया कि देखो जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी हो सकता बॉलिंग को लोगों ने देखा ही ना हो, तो तुम चाइनामैन फेंकना। और नेक्स्ट जो ट्रायल था अंडर 17 का था मेरे ख्याल से, उसमें सेलेक्ट हो गया। तो ये चीज़ बहुत सी होती है कि जो बहुत खिलाड़ी के बारे में लोग देखते नहीं, सेलेक्टर देखते नहीं, कभी कभी वो इग्नोर हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो बस मैं उन लोग के लिए कहना चाहता हूँ, कभी आप हतोत्साहित मत हो और अपने स्किल को दिखाएं। जी सर, एक क्वेश्चन मैंने सर से भी पूछा था और आपसे भी पूछूंगा, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से 10 टीमें आ रही हैं और इन केस यूपी की टीमें आ जाती हैं तो यूपी के प्लेयर्स का क्या फ़ायदा होगा, और हम सब चाहते हैं कि यूपी की टीम आए, तो उस बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है जिसके अंदर बहुत खिलाड़ी हैं। अगर यूपी की 2 टीमें या 3 टीमें बना दी जाएँ वो भी अच्छा करेंगे। जैसे आप महाराष्ट्र में देखते हैं, बॉम्बे की टीम है, महाराष्ट्र की है, और भी 2-3 टीमें बन के वो लोग खेलते हैं। तो वैसे ही यूपी की टीमें अगर बना देते हैं तो एक क्या मैं कहूँगा 2 टीमें बना दें, 3 टीमें बना दें, तो उतना ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा हमारे बच्चों को। और जो बच्चों को बहुत बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, क्रिकेट के अंदर आपने देखा एक धर्म टाइप का हो गया पूरे इंडिया में, तो वो यूपी में भी बहुत ज़्यादा है, जुनून है, एक बहुत अलग से पैशन है। तो बच्चों को पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन जब इस गेम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जब गेम में उनको चांस मिलेगा तो एक तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, दूसरे अच्छे लाइन पे आ जाएंगे। और हमारे यहाँ कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ये जो बड़े बड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेटर हैं, उनमें कम से कम उनके घर परिवार अच्छे से चलेंगे। सर थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, कब आप यहाँ पे आए और यहाँ पे एकेडमी सेटअप करी, किस ईयर था? मैं नेवी के लिए खेला 15 साल और सर्विसेज के लिए 10 साल खेला। और मेरी दोनों क्रिकेट जो है यूपी को छोड़ के बॉम्बे और दिल्ली में ही रही। तो मैं 2001 में यहाँ पे आया, मैंने 2001 में एकेडमी खोली। और 2001 से हमारे पास पहले रविंदर सिंह चौहान जो अंडर 14 खेले और ईशान साहू अंडर 14 खेले। उसके बाद जैसे ये हुआ तो कुलदीप यादव 2004-05 में आया। और उसके बाद फैज़ अहमद जो रेलवे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। और काफ़ी अब तो ऋषभ राय 23 खेल रहे हैं, 19 खेला उन्होंने, क्षितिज अंडर 19 खेला। और 3 लड़कियां जो हैं वो हमारे यहाँ अपना खेल रही हैं, जो कि यूपी के लिए अंडर 19 खेल रही है। एक सीनियर में खेल रही है अर्चना देवी, जो तो काफ़ी, और एक विदिशा लड़की थी उसने भी 19 के खेला है। तो अब हमारे पास काफ़ी स्टॉक है 25-30 बच्चों का कि जो यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, कुलदीप यादव हमारे तीनों फॉर्मेट को उन्होंने खेला हुआ है। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया और हम लोग के से थोड़ी बातचीत करी। और हम यही चाहेंगे कि फ्यूचर में 1-2 नहीं, 25-30 नहीं, और भी लोग आपके एकेडमी से निकल करके इंडिया को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। थैंक यू।